तो इन चारों राज्यों में चुनाव होने, अमित शाह ने कहा है कि यहां बीजेपी की सरकार बननी होगी। हम सीधे आपको राष्ट्रीय परिषद की बैठक में मौजूद हमारी संवाददाता रीमा पराशर के पास लिए चलते हैं। रीमा, लक्ष्य साफ है अमित शाह का, बीजेपी का। कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया है कि जीत की आदत आप डालें, और जिस तरह से प्रचंड बहुमत मिला है लोकसभा चुनाव में, क्या आपको लगता है कि आज जो राष्ट्रीय परिषद में कहा गया है अमित शाह की तरफ से, उसका कितना असर कार्यकर्ताओं पर होगा और कितना असर विधानसभा चुनावों पर देखा जा सकेगा? देखिए सईद, अमित शाह के लिए अब एक और बड़ी चुनौती है, क्योंकि जब से अमित शाह का नाम पार्टी अध्यक्ष के तौर पर घोषित किया गया, उसके बाद पहला ही जो चुनाव हुआ उत्तराखंड में, उपचुनाव, उसमें पार्टी को मुंह की खानी पड़ी। और तभी अमित शाह ने क्लास जरूर लगाई उत्तराखंड के जितने भी नेता थे वरिष्ठ, उन सबकी, लेकिन तब पार्टी को यह एहसास भी हो गया कि भले ही वो नरेंद्र मोदी लहर की लगातार बात कर रही है, उसका ढोल पीट रही है, लेकिन अब ये इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि केंद्र की सत्ता में तो पार्टी पहुंच चुकी है, लेकिन राज्यों में अलग मुद्दे हैं, अलग बातें हैं, और वो अलग मुद्दों पर कैसे चला जाए, क्योंकि सिर्फ मोदी की लहर के दम पर ही चुनाव जीतना पार्टी के लिए पूरी तरह से मुमकिन नहीं है। ये उत्तराखंड में दिखाई देगी, और यही वजह है कि आज लगातार सुबह से, जब से अमित शाह के नाम की ताजपोशी हुई है, तब से हम यही देख रहे हैं कि कार्यकर्ताओं को लगातार यही सीख दी जा रही है कि वो जुट जाए, एकजुट होकर काम करें, क्योंकि उत्तराखंड में जो चीज सामने दिखाई गई कि पार्टी के हर नेता का ईगो इतना बड़ा था कि साथ में काम करने को वो तैयार नहीं थे, और उसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ा। ये नौबत अब दूसरे राज्यों में जहां पर चुनाव होने हैं वहां ना आए, यही सीख अब लगातार पार्टी कार्यकर्ताओं को दे रही है। मतलब ये रीमा, क्या आप ये कहना चाहती हैं कि लोकसभा चुनाव में जो प्रचंड बहुमत मिला है, मोदी की जबरदस्त लहर चली है, उस लहर के बाद अब बीजेपी को ये लगने लगा है कि जो भी उपलब्धियां अभी तक की सरकार की हैं वो लोगों तक, जनता तक पहुंचाई जाएं, तभी इन 4 राज्यों में विधानसभा में जीत को आप सुनिश्चित कर सकते हैं, या अब मेहनत और ज्यादा करनी होगी? रीमा, देखिए, मेहनत और ज्यादा करनी होगी, ये तो जाहिर है, क्योंकि दिल्ली की अगर हम बात करें, जहां पर की चुनाव सिर पर है, वहां पर अगर हम बीजेपी की इस वक्त की स्थिति की बात करें तो पार्टी के पास नेता नहीं है। नेता कौन होगा, किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, ये बात पार्टी को नहीं पता है, और इसके अलावा कई और ऐसे मसले हैं जिसको लेकर पार्टी अभी भी कंफ्यूजन की स्थिति में है। एक हमारे साथ नेता बीजेपी के यहाँ पर मौजूद है, सुधांशु मित्तल। अभी हम दिल्ली की ही बात कर रहे थे। सुधांशु जी, 4 राज्यों में चुनाव होने हैं, वही संदेश यहाँ पर हमने देखा, अमित शाह ने भी दिया, राजनाथ सिंह ने भी दिया, अरुण जेटली का भी वही संदेश था। लेकिन दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में नेता नहीं है, आम आदमी पार्टी चुनौती में खड़ी है। कहां से आप सोच रही हैं आम आदमी पार्टी चुनौती पे खड़ी है? झूठ फरेब की पार्टी कभी चुनौती में खड़ी हो सकती है? वैसे लोकसभा में बतला देता हूं आपको, 70 में से 60 सीटें जो है ना विधानसभा शाह, वो भाजपा ने जीती। दिल्ली में चुनाव का डर क्यों है? किसको कहा? आपको किसने कह दिया कि डर है? देखिए, हमेशा क्या होता है कि वैकल्पिक कोई सरकार संभव है नहीं देखी जाती है, नहीं संभव है तो चुनाव हो ही जाएंगे, तो हमें क्यों डर होगा इस चीज का? लेकिन हमने देखा नरेंद्र मोदी सत्ता में आए, उसका असर उत्तराखंड के चुनाव पर तो पड़ा नहीं, तो आप कैसे इतने अति उत्साह में हैं कि बाकी राज्यों में उसका असर दिखाई देगा? पहली बात, उपचुनाव को कभी भी मापदंड ना मानिएगा। यूपी के चुनाव से पहले सारे उपचुनाव जो थे मायावती जी ने जीते, या पहले सपा की सरकार ने जीते, और जब चुनाव हुए तो तख्ते पलट दिए गए। तो उपचुनाव जो है मापदंड नहीं होते, एक बात। दूसरी बात यह है कि जनता में इतना स्नेह और इतना आकर्षण है, और दूसरी तरफ उतनी ही नफरत अरविंद केजरीवाल जी के लिए, क्योंकि मिनट मिनट में झूठ बोलते हैं। आप पिछले 2 महीने से लगातार क्या सुनते हैं? ये बताइए कि इस काउंसिल में से क्या संदेश लेकर आप लोग निकलेंगे और चुनाव की तैयारियों में जुटेंगे? एक संदेश बता दीजिए। इसमें संदेश ये है, जनता हमारी तरफ देख रही है, हमें संगठनात्मक तौर से मजबूत होकर चुनावों में जाके विजय हासिल करनी है। हम वैकल्पिक राजनीति है, नई राजनीति है, और ये जनता तक लेके जाना है हमें, और एकजुट होना है। सबसे अहम बात एकजुट तो है, और सुदृढ़ होके और संगठित होके और मजबूती से चुनाव लड़ना है। तो सुधांशु मित्तल, इनको अभी भी ये बात का विश्वास है कि आने वाले जो चुनाव है उसमें पार्टी की जीत होगी, लेकिन जाहिर तौर पर सही जिस तरह से हम देख रहे हैं, ये बात सब कर जरूर रहे हैं, लेकिन कई ऐसे अहम मुद्दे हैं, जैसे महंगाई का मसला है, इन सब पर जनता के बीच जाकर जवाब भी देना होगा, और देखना होगा कि जनता किस तरह से रिएक्ट करती है। बिल्कुल रीमा, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन अमित शाह ने साफ तौर पर यह कहा है अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को यह सलाह दी है कि जनता के बीच में जाएं, सरकार की उपलब्धियों को गिनाएं, सरकार उनके लिए जो काम कर रही है उसे बताएं, ताकि ये जो
थोड़ा सा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है बीजेपी को, वो ना हो। सुधांशु मित्तल ने संगठन को मजबूत करने की बात की है। इसी पर अमित शाह ने भी कहा है कि हम संगठनात्मक तौर पर काफी मजबूत हैं, हमारे कार्यकर्ताओं को काम करना होगा। माता की संस्थाएं भी बहुत सारी हमारे साथ जुड़ गई। राजनाथ सिंह, मैं आज इस मंच पर से उन संस्थाओं का भी हृदय से आभार मानना चाहता हूं, और विशेषकर हमारे विचार परिवार के सभी संगठन इस अभियान को अंजाम देने के लिए हमारे साथ शायद हमसे भी ज्यादा मेहनत कर जुड़े थे। मैं आज इस मंच से उन सभी संगठन और उस संगठन के सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं का भी हृदय से आभार मानता हूं। अब यहां साफ तौर पर एक बात उभर कर आ रही है। जिस तरह से हम रीमा पराशर हमारी संवाददाता से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि एंटी इनकम्बेंसी कहीं ना कहीं उसका असर दिखना शुरू हो गया है, लेकिन बार बार इस परिषद में यह कहा गया, अरुण जेटली ने यह कहा है कि सरकार के 75 दिनों का जो लेखा जोखा है वो यहां पेश कर रहे हैं, और नई सरकार की नीतियों को जनहित में हमने बनाया है, और अमित शाह ने कहा कि नीतियों को जनता को हमें बताना होगा।